Good morning to all. Today we gonna discuss about Planck radiation law. तो हमने जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डाटा से ब्लैक बॉडी के लिए जब एनर्जी स्पेक्ट्रा ड्रा किया था तो उस कर्व की जो शेप थी वो इस टाइप की आई थी। अगर मैं एक कर्व ड्रा करता हूँ बिटवीन एनर्जी डेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस कर्व की जो शेप आएगी ये इस टाइप की हमारे पास आएगी। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डाटा से ब्लैक बॉडी के लिए एनर्जी स्पेक्ट्रम कर्व ड्रा करता हूँ तो उसकी शेप इस टाइप की आएगी। तो जो प्लैंक था, प्लैंक ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था जो कि इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व कर्व डाटा के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था। और ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला था ई लैम्डा डी लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। तो प्लैंक्स ने हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव किया था जो कि अब अगर मैं यहाँ पे ई लैम्डा में और लैम्डा में प्लॉट करता हूँ तो इस एम्पेरिकल फार्मूला से जो कर्व की शेप आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर आएगी हमारी किसके, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डाटा से आई है। ठीक है, तो अब हम इस एम्पेरिकल फार्मूला को आज ड्राइव करते हैं फॉर ब्लैक बॉडी। तो सबसे पहले प्लैंक्स ने इस एम्पेरिकल फार्मूला को ड्राइव करने से पहले कुछ अजम्पशन लिए थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ प्लैंक्स हाइपोथेसिस। तो जो सबसे पहला हमारा अजम्पशन था वो अजम्पशन था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर होता है हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन नहीं होगी, रेडिएशन के साथ साथ वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी होंगे जिनको हम प्लैंक ऑसिलेटर या रिजोनेटर भी कहते हैं। तो पहला अजम्पशन है ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर इज filled up not with radiation only but have simple harmonic oscillator या इन्हीं को हम बोलते हैं प्लैंक ऑसिलेटर या इन्हीं को हम बोलते हैं रिजोनेटर। तो देखो हम बात कर रहे हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ की। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डाटा को कलेक्ट करके एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था फॉर ए ब्लैक बॉडी, तो उस कर्व की जो शेप थी वो इस टाइप की आई थी। प्लैंक ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था जो कि इस कर्व के साथ बिल्कुल हमारा मैच हो रहा था। तो प्लैंक्स ने ये कहाँ से ड्राइव किया था, उससे पहले उसने दो बेसिक अजम्पशन लिए थे। पहला अजम्पशन था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन नहीं होगी, रेडिएशन के साथ साथ ये फील्ड होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से, या मैं कह सकता हूँ कि इन्हीं को प्लैंक ऑसिलेटर या रिजोनेटर। जो दूसरा अजम्पशन था उसका दूसरा अजम्पशन था कि जो हमारे ऑसिलेटर हैं, ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, ये कैन नॉट रेडिएट और कैन नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर थे हमारे पास, या जो प्लैंक ऑसिलेटर थे या रिजोनेटर थे, ये रेडिएट और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब है कि कोई भी वैल्यू को ये एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या करेंगे, ये हमारे ऑसिलेटर एब्जॉर्ब या एमिट कर सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इन पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटा, और इन्हीं का स्पेशल नेम है क्वांटा ऑफ एनर्जी, और क्वांटा ऑफ एनर्जी को कहा जाता है फोटोन।
तो पहला अजम्पशन तो हमारे पास यही था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर है वो सिर्फ रेडिएशन से फील्ड नहीं होता है, इसमें हमारे पास रेडिएशन के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी होंगे जिनको हम प्लैंक ऑसिलेटर बोलते हैं या रिजोनेटर भी बोलते हैं। दूसरा अजम्पशन था कि ऑसिलेटर कैन नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारे एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर सकती। ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, या ये कह सकता हूँ क्वांटा ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फोटोन। अब हर एक फोटोन की जो एनर्जी होगी, तो ईच फोटोन हैव एनर्जी, तो हर एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, E इक्वल्स टू एच टाइम्स न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो हमारे पास न्यू क्या हो गया, न्यू हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। अगर मैं इस सेकंड एजम्पशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब ये था कि अगर मेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर फील्ड है, अगर मेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर फील्ड है रेडिएशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से, तो रेडिएशन और इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, वो इंटीगर या डिस्क्रीट अमाउंट में होगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इन द मल्टीपल ऑफ एच न्यू, यानी कि रेडिएशन और जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज है उसकी वैल्यू या तो बिल्कुल भी जीरो होगी, या एच न्यू हो सकती है, या 2h न्यू हो सकती है, या 3h न्यू हो सकती है। तो सिंपल से एजम्पशन थे। पहला एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर के अंदर रेडिएशन नहीं होगी, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी होंगे। दूसरा एजम्पशन है रेडिएशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगा, यानी कि डिस्क्रीट अमाउंट में होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, एच न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पर एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर की बात करता हूँ, तो एवरेज एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, कोरस्पॉन्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह लो, प्लैंक ऑसिलेटर कह लो, या रिजोनेटर कह लो। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटर। ये हमारे पास जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर के अंदर टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर थे उनकी जो वैल्यू है मैंने n ले ली, एंड E बी द टोटल एनर्जी। कैपिटल M कैपिटल N मैंने टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटर ले लिया, और कैपिटल E उनकी टोटल एनर्जी ले ली। देन एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो जो एवरेज एनर्जी आएगी मेरे पास वो किससे डिनोट होगी, ई बार से, और ई बार की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल ई टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटर। तो दिस इज द एवरेज एनर्जी कोरिस्पोंडिंग टू ईच ऑसिलेटर कह लो या रिजोनेटर कह लो। अब जो नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। तो जो मैक्सवेल लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन है वो क्या बोलता है कि अगर E इज द एनर्जी देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी 0, E, 2E and so on are in the ratio 1:e की पावर माइनस E by kt is to E की पावर माइनस 2E by kt एंड so on। तो देखो जो मैक्सवेल लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन है वो क्या बोलता है कि अगर E मेरी एनर्जी है तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी 0 होगी, कुछ के पास E होगी, कुछ के पास 2E होगी, किसी के पास 3E, कुछ के पास 3E होगी। तो इन मॉलिक्यूल्स के कोरस्पोंडिंग जो नंबर का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:e की पावर माइनस E by kt is to E की पावर
माइनस 2e/kt रेशियो e की पावर माइनस 3e/kt। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी जीरो है उनका नंबर मैं एन नोट ले लेता हूँ, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी ई होगी उनका नंबर कितना हो जाएगा, एन नोट ई की पावर माइनस e/kt, और इनके पास एन नोट ई की पावर माइनस 2e/kt, एन नोट ई की पावर माइनस 3e/kt। तो दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी 0, E, 2e, 3 एंड सो ऑन। तो अब मेरे पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया रेशियो। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने, एन नोट मान लिया, एन नोट बी द नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी 0 एनर्जी जिन ऑसिलेटर के पास है उनका नंबर है एन नोट। अब n1 मान लिया, बी द नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी ई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेशियो फॉर्मूला, एन नोट ई की पावर माइनस e/kt, और n2 बी द नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी 2e है, तो इनका नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एन नोट ई की पावर माइनस 2e/kt। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n इक्वल्स टू, n हमारा टोटल नंबर था और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये होगी n1 प्लस n2 प्लस n0 प्लस n1 प्लस n2 एंड शो ऑन। ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन नोट प्लस n1 की वैल्यू कितनी होगी, एन नोट ई की पावर माइनस e/kt, एन नोट ई की पावर माइनस 2e/kt एंड सो ऑन। अब इन सभी में क्या कॉमन आउट हो रहा है, इन सभी में मैंने एन नोट कॉमन आउट लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस ई की पावर माइनस kt, ई की पावर माइनस 2kt एंड सो ऑन। लेट y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस e/kt ले लिया मैंने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n इक्वल्स टू एन नोट 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास एक जीपी का सम आ गया। अगर मेरा y लेस देन 1 है तो इस जीपी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है, तो सम शुड बी इक्वल्स टू a/1 माइनस आर, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड r इज़ द कॉमन रेशियो। तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा 1/1 माइनस y। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी n नोट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आएंगे हमारे पास वो आएंगे n नोट 1 माइनस y। तो यहाँ पर सिंपली क्या किया भाई, मैंने अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो हमारे पास ऑसिलेटर्स थे उनको एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग रेशियो में उनके नंबर्स को डिवाइड किया। तो उसके बाद मैंने एन नोट वो ऑसिलेटर लिए जिनके पास जीरो एनर्जी है, n1 वो है जिनके पास ई है, n2 वो है जिनके पास 2e है। तो अब टोटल नंबर के लिए क्या करूँगा, मैं इन सभी का सम अप कर दूंगा। तो जो सम अप करने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आएंगे दैट कम्स आउट टू बी n इक्वल्स टू एन नोट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ तो टोटल एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर विल बी, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ तो जीरो एनर्जी मल्टीप्लाइड कितने ऑसिलेटर के पास थी, एन नोट ऑसिलेटर के साथ, तो 0 इंटू एन नोट प्लस यहाँ पर ई एनर्जी कितने ऑसिलेटर के पास है, n1 के पास, 2e कितने के पास है, n2 के पास, 3e कितने पास है, n3। अगर मैं एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ऑसिलेटर से मल्टीप्लाई करके सभी का सम अप कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी,
टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैंक्स ऑसिलेटर आएगी। तो जो पहली टर्म है वो तो जीरो हो जाएगी, तो ई कम्स आउट टू बी ई इंटू एन वन की वैल्यू पुट की एन नोट ई माइनस के टी प्लस 2e एन नोट ई माइनस 2e बाई के टी प्लस 3e एन नोट ई माइनस 3 बाई के टी एंड शो ऑन। अब अगेन यहाँ से क्या क्या कॉमन आउट हो गया, एन नोट बाहर, ई भी बाहर, अंदर क्या बच गया ई की पावर माइनस ई बाई के टी प्लस 2e माइनस ई बाई के टी प्लस 3e माइनस 2e 3e बाई के टी एंड शो ऑन। फिर से मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी एन नोट ई वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस शो ऑन। अब मुझे ये अगेन एक सीरीज बन रही है हमारे पास, जो ना कि एपी का फॉर्मेट है ना ही एग्जैक्ट जीपी का फॉर्मेट है, तो इसका मान लेता हूँ जो टोटल सम अप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैंक्स ऑसिलेटर आई है दैट कम्स आउट टू बी एन नोट ई टाइम्स एस। ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ चुकी है। अब अगर मुझे एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब मैं करता हूँ एस के लिए सोल्व। तो एस हमारे पास कितना आ गया, वाई प्लस 2y स्क्वायर 3y3 एंड शोन। अब मैंने दोनों साइड y से मल्टीप्लाई किया, तो एस वाई इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर प्लस 2y की पावर 3y की पावर 4 एंड शोन। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो s माइनस एस वाई किया, तो y एज इट इज़ 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो प्लस का y स्क्वायर, 3y में से ये गया प्लस का y की पावर 3 प्लस में y की पावर 4 एंड शोन। तो अब ये सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो राइट हैंड साइड में आई है हमारे पास क्या आ गया, जीपी आ गया, जिसका कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है y एंड जो कॉमन रेशियो है वो भी है y। अब अगर मेरा y लेस देन 1 हो, ये जो इसका जो सम है वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ये सीरीज़ कन्वर्जिंग सीरीज होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसका सम अप निकालता हूँ तो सम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सम आएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर विच इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाली 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, इसको नीचे ले आया। देन जो s आया हमारे पास s कम्स आउट टू बी y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी एन नोट ई एस वेयर एस इज y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑसिलेटर आए थे वो कितने आए थे, एन नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। देयरफॉर अब मेरे पास टोटल एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर है, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर है, तो मैं एवरेज एनर्जी निकाल सकता हूँ हर एक ऑसिलेटर की। तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर, तो एवरेज एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, तो ई बार इक्वल्स टू कैपिटल ई बाई कैपिटल एन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एन नोट से एन नोट कैंसिल, एक पावर से ये गया, तो सिंपली क्या बच गया मेरे पास, दिस इज अब ई वाई 1 माइनस वाई वेयर वाई इज ई की पावर माइनस ई बाई के टी। अब वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ई की पावर माइनस ई बाई के टी डिवाइडेड बाई ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डिवाइडेड बाई ई की पावर के टी 1 बाई 1 ई की पावर ई बाई के टी। एलसीएम ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में, तो जो ई बार आएगा वो आएगा ई बाई के टी डिवाइडेड बाई ई बाई के टी माइनस 1 ई बाई ई की पावर के टी। ये कैंसिल आउट, तो सिंपली जो एवरेज एनर्जी आ गई हमारे पास हर एक ऑसिलेटर की, वो कितनी आ गई, E divided by E by KT minus 1. This is the average energy of each Planck's
ऑसिलेटर। ये हमारे पास आ गई एवरेज एनर्जी। अब मुझे पता है कि जो प्लैंक्स हाइपोथेसिस था, प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, वो क्या बोलता है कि जो एनर्जी एक्सचेंज होगा बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मल्टीपल होगा एच न्यू की फॉर्म में। तो जो मिनिमम एनर्जी है हमारी जो कि एक्सचेंज हो सकती है वो जीरो होगी, उससे अबव एच न्यू, फिर 2 एच न्यू, फिर 3 एच न्यू। तो यहाँ पर मैं ई की जगह को रिप्लेस कर दूंगा किससे, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू प्लैंक्स ऑसिलेटर। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो एनर्जी एक्सचेंज वो कितना कर सकता है, ई इक्वल टू एच न्यू। तो मेरे पास जो एवरेज एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, एच न्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो दिस इज द एवरेज एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू ईच प्लैंक ऑसिलेटर। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज, यानी कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर की बात करता हूँ जिनके जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में लाई कर रही है, तो इनका जो नंबर होता है अभी के लिए हम ये याद करेंगे, ये होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी की पावर 3 डी ऑफ न्यू। दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, और इनका नंबर होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी की पावर 3 डी न्यू। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया दूंगा कि ये हमारे पास आता कैसे है। तो अब मेरे पास एवरेज एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑसिलेटर आया था एच न्यू बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस 1, और जो टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आए हैं हमारे पास जिनके पास फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाई करती है उनका नंबर है ये। तो जो एनर्जी डेंसिटी होगा, एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई न्यू डी न्यू विच इज इक्वल्स टू, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं जो कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में है उनको मैं एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी जो कि लाई करती है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो ये आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी की पावर 3 डी न्यू इंटू में एच न्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस 1। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो जो ई न्यू डी न्यू की वैल्यू आएगी 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी की पावर 3 एच न्यू एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी ऑफ न्यू। तो अब यहाँ पर एक रिलेशन आ गया है, दिस इज आवर एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। तो ये मेरे पास आ गई एनर्जी डेंसिटी, और यहाँ पर एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो कि रिलेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर में, और इसी रिलेशन को कहा जाता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ निकालता हूँ, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या हो जाएगी, ई लैम्डा डी लैम्डा। अब मुझे पता है कि जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा होगा वो सी के इक्वल होगा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सी बाई लैम्डा की। तो जहाँ जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई लैम्डा, एंड अगेन जो डी न्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी ऑफ लैम्डा। तो जब मैं न्यू को सी लैम्डा से रिप्लेस करता हूँ और डी न्यू को सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा से रिप्लेस करता हूँ, तो मेरे पास जो ये जो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, तो राइट हैंड साइड आएगी 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया,
मैंने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को ड्राइव किया था फॉर इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर मुझे ये वेवलेंथ के टर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करूँगा सी बाई लेमडा से, डी न्यू को रिप्लेस करूँगा माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा से। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट था ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, और ये हमारे पास है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। अब हम जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेन्स लॉ की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे रेनले जीन्स लॉ की। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला ड्रॉ किया है फॉर एनर्जी डेंसिटी इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। तो एच प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या था, ई लैम्डा डी लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। तो अगर मैं अब यहाँ पे दो केस बनाता हूँ, केस 1 फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, अगर मैं शॉर्टर वेवलेंथ के लिए देखता हूँ तो अब यहाँ पे अगर वेवलेंथ की वैल्यू स्मॉल होगी तो ओवरऑल ये जो टर्म है जो कि एक्सपोनेंट की पावर है ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी इज वेरी लार्ज, ये हमारा लार्ज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1, ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी के इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस डिनोमिनेटर की जगह ये टर्म यूज करूँगा। तो जो ई लैम्डा डी लैम्डा हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी। अब इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये न्यूमिनेटर में जाते क्या हो जाएगा, नीचे पावर प्लस, अप में जाते पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी डी लैम्डा। और ये जो एनर्जी डेंसिटी आई है, ये जो रिलेशन होता है इसी रिलेशन को है विच इज वेन्स लॉ। तो देखो भाई, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को कंसीडर किया था स्टार्टिंग में हमने, ये हमारा था। मैंने कंसीडर किया फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ के लिए डिनोमिनेटर अगर मेरा बहुत स्मॉल है तो ओवरऑल ये टर्म वेरी लार्ज, तो एक्सपोनेंट की पावर क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी। तो ये जो टर्म है ये मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इस पूरी टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया इस टर्म से। अब मैं जब इस डिनोमिनेटर की जगह इसको पुट करता हूँ और इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास एक रिलेशन आता है इन टर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड वेवलेंथ। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है हमारा वेन्स लॉ। अब जो केस 2 है, केस 2 है फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं अब इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे पता है एक्सपोनेंट ऑफ एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड शोन। अब एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एच सी बाई लैम्डा की से, तो क्या आएगा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी का स्क्वायर 1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड शोन। अब देखो अगर मेरा लैम्डा की वैल्यू वेरी लार्ज है, अब लैम्डा की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 3 पावर बढ़ती जाएगी, तो ये जो टर्म का डिनोमिनेटर आएगा इन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो ओवरऑल इनका जो इफेक्ट आएगा वो क्या होता चला जाएगा, नेगलेक्ट होता चला जाएगा। तो सिंपली एक्सपोनेंट ऑफ एच सी बाई लैम्डा के टी को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ई लैम्डा डी लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा पावर 5 डी लैम्डा बाई एक्सपोनेंट एच सी बाई लैम्डा के टी की क्या लिखूँगा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट।
एच से एच, सी से सी कैंसिल आउट, तो लैम्डा से एक पावर सब्ट्रैक्ट, तो जो ई लैम्डा डी लैम्डा आएगा वो के टी ऊपर, तो 8 पाई के टी बाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। तो अब अगर मैं लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ इस रिलेशन को, तो जो ई लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 8 पाई के टी बाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। तो यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी में और वेवलेंथ में रिलेशन आया था इसको हमने नाम दिया था वेन्स लॉ को, और ये जो रिलेशन आया है इसको हम बोलेंगे रेले जीन्स लॉ। तो अब यहाँ से एक चीज़ पता की कि जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ था वो एम्पेरिकल फॉर्मूला था जो कि बिल्कुल मैच हो रहा था उस कर्व के साथ जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डाटा से हमने बनाया था। अब यही प्लैंक्स रेडिएशन लॉ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो कन्वर्ट हो जाता है वेन्स लॉ में, और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए कन्वर्ट हो जाता है हमारा रेले जीन्स लॉ में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।